स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम होगा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम अपनी लास्ट क्लास का आंसर देख लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, तो उसका आंसर है सीमित भंडार वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। हमने लास्ट क्लास में संसाधनों के बारे में बात की थी, तो भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बात करें भूमि के कुल क्षेत्रफल की, तो भूपृष्ठ पर लगभग 30% भाग भूमि है, और यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी जगह आवास है, कुछ जगह ऐसी, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां आवास योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुख्यतः भूमि जो है और जलवायु के जो भिन्न भिन्न लक्षण हैं, उसके कारण जो विश्व भर में विभिन्न विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है। उसके पीछे का कारण क्या है? भूमि और जलवायु। ठीक है, एक जैसे लोग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे इंडिया में लोग अलग हैं। आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर उनकी छोटी छोटी आंखें देखने को मिलती है। यदि आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको गोरे गोरे लोग देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही ये सब जो चीज़ें हैं वो भूमि के ऊपर और जलवायु की विभिन्नता के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो जो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, जैसे कि पर्वतों का तीव्र ढाल है, जलाक्रांत है, संभावित निम्न क्षेत्र हैं, कुछ मरुस्थल क्षेत्र भी हैं। तो आप सभी को पता होगा इस तरह की विभिन्न विभिन्न भूमि हमारे यहाँ पाई जाती है। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि हर तरह की आपको भूमि देखने को मिलेगी, है ना। बात कर लेते हैं भूमि उपयोग के बारे में। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, आप सभी को पता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए, और साधारणतः इसे भूमि उपयोग भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो इन इन कामों में जो भूमि उपयोग में आती है उसे क्या बोला जाता है? भूमि उपयोग कहा जाता है। आगे बात करें, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। ठीक है, इन सभी कारकों पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर क्या भूमि का उपयोग करेंगे। यदि भूमि बहुत उपजाऊ है तो वहाँ पे कृषि करना बहुत उपयोगी होगा। लेकिन यदि वहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है और भूमि ऐसे ही पड़ी है, तो वहाँ पे आप उद्योग लगा सकते हैं किसी भी चीज़ का, है ना। तो इसी तरीके से भूमि का उपयोग किस पे निर्भर करता है? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु और खनिज और वहाँ की जल की उपलब्धता पर। ठीक है, बात करें भूमि के बारे में और बातें करें आगे, तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में भी बांटा जाता है। निजी भूमि हो गई आपका घर, हमारा घर, कुछ प्लॉट्स, कुछ खेत खलियान जो किसानों के पास होते हैं। लेकिन सामुदायिक भूमि की बात करें तो सामुदायिक भूमि उसे कहते हैं जहाँ जो सभी पूरे समुदाय का स्वामित्व है, जिस पर पूरे समुदाय का स्वामित्व है। जैसे तालाब हो गए, चारागाह हो गए, आपके घर के आसपास पार्क होंगे, खेल के मैदान होंगे, है ना, घूमने की जगह होंगी। ये सब क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाली चीज़ें हैं। बात करें आगे, तो जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो क्या है? वो सीमित है। और क्या हो रहा है, आप आसपास देख भी रहे होंगे, जहां आपने 10 साल पहले आप एक खाली जगह देखते थे, वहां पे आज लोगों के मकान बन गए हैं। इन सब किसके कारण बनाए? ये सब जनसंख्या की वृद्धि के कारण। ठीक है, तो हमें भूमि जो हमारा संसाधन है उसके संरक्षण के लिए उपाय भी सोचने चाहिए। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर आप सभी देख रहे होंगे कि नष्ट हो रही है, विनाश हो रहा है, और इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का खतरा भी दिखाई दे रहा है ना। इसलिए विनाश की इस वर्तमान दर को रोकना बहुत ही ज़रूरी हो गया है सभी के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत चिंता का विषय बन गया है, और इस जैसे वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के नियमित उपयोग से क्या हो रहा है कि भूमि का विनाश हो रहा है। इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। ठीक है,
और इन सभी पर जैसे वनारोपण हो गया, भूमि उद्धार, रासायनिक जो कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं और अतिचारण है, इन सब पे यदि हम रोक लगा दें तो क्या हो सकता है, भूमि का संरक्षण हो सकता है। ठीक है, ये कुछ सामान्य तरीके हैं जो भूमि संरक्षण के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है मृदा। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का आवरण, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का आवरण की पतली जो परत है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है और मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ पर तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, ये कुछ एक डायग्राम है जिस पे आप देख सकते हैं खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को कैसे उपजाऊ बनाता है। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ कारक हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भूमि उपयोग के बारे में। मृदा निर्माण के कारक के बारे में पहले बात करते हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के संगठन में लगा समय है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मृदा का निर्माण जो है वो कई लाख, हजार लाख वर्ष पहले हुआ है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि एक मोटी मृदा को बनने में इतना वर्ष लगता है, कि यह मनुष्य के जीवन से भी बहुत अधिक का समय है। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पे ये मृदा भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, पर्वत पे पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है ना। और आपके आसपास, हाँ, यदि आप नॉर्थ इंडिया के मैदानी क्षेत्र से हैं तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यदि आप भारत के बीच से है, मिड एरिया से हैं, तो वहाँ पे लाल मिट्टी भी आपको देखने को मिलती है, काली भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से मृदा का अलग अलग भिन्न भिन्न वो है, रूप है। और ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कि लेटराइट मिट्टी कैसी है, ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण अर्थात नष्ट होना, मृदा का नष्ट होना। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। ठीक है, ये आप मेंस में भी ये चीज़ डाल सकते हैं यदि मृदा पे कोई क्वेश्चन आता है कि मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदाओं का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो हैं वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं जिससे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे मल्च बनाना। ठीक है, मल्च बनाना, मल्च बनाना एक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है और इससे मृदा की जो आर्द्रता है वो रुकी रहती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं वेदिका फार्म के बारे में। तो ये कुछ वेदिका फार्म आपको देखने को मिल रहा है, आपको समझ भी आ रहा होगा। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये वेदिका फार्म ऐसे होते हैं, चौड़े, समतल और तीव्र ढालों पर ये बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। और इससे क्या होता है कि पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पहाड़ी एरियो में इस तरह से फार्म की मतलब खेती की जाती है। दूसरा उपाय देखिए, रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाओं की बात करें तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए जो है पेड़ों को कतारों में लगा दिया जाता है इस प्रकार से। और कतारों में लगाए जाने के कारण क्या होता है कि मृदा को जो है मृदा का अपरदन होने से उसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो एक ये कारक हो गया। आगे बात करें समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में। यह भी एक वो है, प्रक्रिया है जिससे आप मृदा का जो है वो संरक्षण कर सकते हैं। तो समोच्च रेखीय जुताई रोधिकाएं हैं। रोधिकाओं के बारे में पढ़ें तो समोच्च रेखा ऊपर को दिखाए
एक सेकेंड रुकिएगा। समोच्च रेखाओं पर ये जो रोधिकाएं हैं जो आपको चित्र में देखने को मिल रही हैं, इनको बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। और रोधिकाएं अर्थात बैरियर टाइप, जिसे रोकने के लिए लगाए जाते हैं। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे बात करें चट्टान बांध के बारे में, कि चट्टान बांध भी एक प्रक्रिया है जो मृदा का संरक्षण करती है। इसके बारे में भी छोटा सा देख लेते हैं। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना अर्थात वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने से है। और अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसल एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, जिससे मृदा का अपरदन रोका जाता है, मृदा का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जल के बारे में। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी जानते हैं, है ना। जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, आप सभी को पता है। इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल ग्रह कहा जाता है। बात कर लेते हैं महासागरों में जो है, महासागरों का जल कैसा है? वो लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए, उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और बात करें अलवणीय जल की, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अलवणीय जल केवल 2.7% ही है और इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में, जैसे अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें जो केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आगे बात करें जल की समस्याओं के बारे में, तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। बात कर लेते हैं जहाँ जहाँ ये समस्या देखने को अधिक मिलती है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग तथा संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। अलवणीय जल की, ठीक है, ये अलवणीय जल है। जल संसाधनों का संरक्षण के बारे में बात करें तो वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को क्या कर देते हैं? धरातलीय प्रभाव को बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या होता है? भूमिगत जल को पुनः पूरित करने के लिए हमें मदद करता है। ठीक है, वन और वन्य वनस्पति आवरण है वो धरातलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं, जिससे भूमिगत जल को पुनः पूरित करने में हमें मदद मिलती है। और जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की यह दूसरी विधि है। और विधि की बात करें, ठीक है, और विधियों की बात करें तो जल संग्रहण क्या है? जल रिसाव को कम करने के लिए क्या होता है? खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, है ना। यदि इनको पक्का करेंगे तो क्या होगा? जो जल का रिसाव है वो नहीं हो पाएगा और जल की बचत होगी। आगे बात करें रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर वाली सिंचाई के बारे में आपने बहुत सुना होगा। सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। और वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई ड्रिप से करना या टपकन विधि आपने सुना होगा। ये मिसप्रिंट हो जाता है, इसको हम सही कर लेंगे बाद में। तो टपकन विधि बहुत ही उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जल उपयोग भी हो गया, जल की समस्याएं भी हमने देख ली और जल का संरक्षण भी हम देख चुके हैं। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जो जुड़े एक संकरित क्षेत्र में, जिसे क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। और जैव मंडल में आप और हम, जीव जंतु, पक्षी, पौधे सब पाए जाते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? पारितंत्र, जैव पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, इस एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की इस तंत्र को क्या कहते हैं? जैव पारितंत्र कहते हैं।
वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमें सभी को क्या करना चाहिए, वनस्पति और इनका बिल्कुल भी विनाश नहीं करना चाहिए। वनस्पति और वन्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि क्या है कि इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय भी देते हैं, पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, पौधों पर बनाते हैं, पेड़ों पर बनाते हैं। ऑक्सीजन हमें इनसे मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा भी ये करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एक प्रक्रिया रक्षक मेखलों के रूप में हम मृदा का संरक्षण करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में ये सहायता करते हैं। और हमें फल, लैक्टोज, तारपीन का तेल, मतलब कुछ बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कागज़ बनाना, जिस पर आप नोट्स अभी लिख रहे होंगे। यदि आप क्लास से लिख भी रहे हैं तो वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ और पौधों से हमें प्राप्त होता है। तो देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा बहुमूल्य संसाधन है ये, है ना। तो वन्य जीवन के जो अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं, जिनसे हमें दूध, मांस का मतलब खाने की चीज़ें भी हमें बहुत मिलती हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सभी भी अच्छा पता है आप सभी को कि हमें जीव जंतु से कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। बात करें प्राकृतिक वनस्पति का वितरण की, तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, ये सब आप सभी जानते हैं। और विश्व की वनस्पतियों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जाता है। वनों के आधार पर, वन अर्थात बड़े बड़े पेड़ जो देखने को मिलते हैं आपको, घने जो पेड़ जंगल होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ और छोटी छोटी घास आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। घास के मैदान कुछ ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, घास के मैदान भी होते हैं, इनको घास के मैदान कहा जाता है। गुल्म होते हैं और टुंड्रा, इन सभी चीज़ों में प्राकृतिक वनस्पति को बांटा गया है, इन चारों कारकों में। बात कर लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण की, क्योंकि इनका भी विनाश हो रहा है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वो पेड़ों को काट रही है और अपने लिए आवास बना रही है, तो क्या हो रहा है, पेड़ों जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनके आवास नष्ट होते जा रहे हैं। और इनको बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें भी की जा रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिसको हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए, वन हमारी संपदा है, पौधों जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण क्या हो रहा है, पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो ये कुछ उपाय हैं जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखते हैं। यदि प्रजातियों की संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। आप सभी जानते हैं, एक चक्र है ये पूरा, ठीक है, जिसमें सभी का बैलेंस में होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी 5 जून को क्या बनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और भी बहुत सारे दिन हैं जिनमें वनों को, पेड़ों को, पौधों को लगाया जाता है, वन रोपण किया जाता है, वन महोत्सव भी मनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं हमारे इंडिया में, राज्य हैं जो वन महोत्सव बनाते हैं। तो ये सभी क्या कहते हैं कि वनों का संरक्षण कीजिए, ठीक है। बहुत से देश पशुओं और पक्षियों को मारने, उनके व्यापार के विरुद्ध हैं, जैसे हमारा भारत देश है जिसमें शेर, चीते, हिरन, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है और इसके लिए बहुत ही कड़ी सज़ा भी है। हिरन के मारने से आपको कुछ याद आना चाहिए, सलमान खान, है ना। सलमान खान को जेल भी हुई थी और काले हिरन को मारने के लिए इनको दंड भी मिला था, जिसके चक्कर में ये आज तक भी हैं।
तो इस प्रकार के बहुत सारे शिकारी हैं जो हमारे जीवों को मारते हैं, वन्य जीवों के लिए वो खतरा पैदा करते हैं, तो इसलिए उनके लिए वन्य जीव संरक्षण भी बनाए गए हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के बारे में, तो CITES, जिसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीस ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है और इनके प्रति संरक्षण के लिए भी सभी देशों को अवगत कराया है। ठीक है, और पौधों और प्राणियों का संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, जैसे जल है, भूमि है, मृदा है, वनस्पति है। ये सभी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिनका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। उससे पहले हम आज की क्लास का अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, डिलाइट IAS, जहाँ आपको इस क्लास की PDF और UPSC क्विज भी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।